10 years, people of Jammu and Kashmir get a democratic right to cast their vote. Your reaction, please, you also cast your vote. I am happy that they've come here to cast their vote. और मैं सुबह से पोलिंग बूथ्स में जा रही हूँ. नौजवान जो हैं, खवातीन हैं, यंग लड़कियां, जो हमारी बुजुर्ग लेडीज हैं, बुजुर्ग आदमी, they are all coming out to cast their votes. Delhi should honor this mandate. Delhi should ensure that it's a free and fair, transparent election. That's it. 10 साल के बाद आज लोगों को हक मिला है वोट मांगने. एक उम्मीद है, एक अच्छी किसी की भी हो सरकार अच्छी मिले, जो मिजरीज है वो लोगों बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, आई होप सो, बिकॉज पिछले 6 साल से यहाँ से बाबूडम चल रहा है. यहाँ लोगों के जो मसाइल है कोई हल नहीं कर रहा है. करप्शन इतनी है, धांधली इतनी है. एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आप देखिए कोई भी पोस्ट नहीं भरी है 2019 से. हमारे जो नौजवान लड़के हैं घर पे बैठे हैं, आप ड्रग्स में जा रहे हैं. सो इट्स अ गुड स्टेप, एंड बिकॉज दे आर शोइंग देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, आई रियली अप्रिशिएट दैट. इट टेक्स अ लॉट फॉर देम टू शो फेथ आफ्टर द वे दिल्ली हैज अंडरमाइंड डेमोक्रेसी हियर. थैंक यू. बहुत खुशी की बात है, सबको खुश होना चाहिए. आज हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते थे कि हर दिन एक तो इलेक्शन, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उन्नयन का काम नहीं हो रहा है. आज सारा इलेक्शन एक साथ, स्टेट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एक साथ, और 5 साल काम करते जाओ. आज दूसरे बात, हर इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा होता है. किसका पैसा? हमारा पैसा, आपका पैसा, इसका पैसा, हमारा टैक्स का पैसा. एक बार खर्च होगा, एक इलेक्शन होगा, खर्चा भी कम होगा. तो हमको लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और सारे विरोधियों को इसको सम्मान देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए. अगर उन्नयन का सम्मान करते हैं तो, और अगर राजनीति करना चाहते हैं तो वो अलग बात है. 5 की प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ. हमारा मॉक पोल अब अच्छे से हो चुका है. अब हर कोई बंदा जो है वो एक्चुअल पोल के लिए 7 बजे रेडी हो सकता है. यहाँ अच्छे से सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और आराम से कोई भी वोट देने आ सकता है. थैंक यू. माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए. लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी. उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल. तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा. तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा. इसीलिए आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली में सुधार हो, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाओं में सुधार हो, तो आने वाले चुनाव में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का चयन करिए ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो. दिल्ली को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? मैं आतिशी जी पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगी. आगे के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि आप लोगों को वोट दे ताकि आप लोग स्वर्ग बना सके दिल्ली को? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज की क्या जर्जर हालत है. दिल्ली में कई जगह तो आप देखिए पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर आ रहा है. सड़कों की इतनी बुरी हालत है और यहाँ पर इन्होंने 1 दशक से नालों की सफाई नहीं कराई है. दिल्ली कब तक दंश सहती रहेगी आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का? आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि निर्दलीय से आतिशी सीएम हुआ है, तो वो लगातार डिनाई कर रहे हैं कि कोई करप्शन तो हुआ ही नहीं है. इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन हैं शराब घोटाले के. 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए गए थे ताकि उसका दुरुपयोग हो सके आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए गोवा चुनावों में.
और इसी सब को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन लगाई थी, जहां पर उनको रोका गया था ना तो वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना ही वो सीएम के सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो इतना जरूर कहूंगी आम आदमी पार्टी को, आपको भाजपा पे विश्वास नहीं होगा, शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन कोर्ट की निष्पक्षता पे तो है ना। ये तो कचहरियों का ऑर्डर है जो कहता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी संलिप्त हैं। अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्रेसिडेंट अफसर नियुक्त किया गया हूँ। सर, किस तरह की तैयारी है? आज इतने 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए, और ये स्पेशल जो माइग्रेंट यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है उसके बारे में बताएं। सर, तैयारी तो बहुत अच्छी है, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पे रैंप की फैसिलिटी बनाई हुई है, पानी की फैसिलिटी है, लोगों के आने के लिए, वोटर्स के आने के लिए पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, उनके बैठने के लिए रेस्ट हाउस टाइप बनाए गए हैं, पानी की फैसिलिटी है, और लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है। लोग कल से यहाँ पे आ रहे थे, देख रहे थे भाई कितने कहाँ पे हमारा पोलिंग स्टेशन है, कहाँ पे अपना वोट कास्ट करना है। तो लोग काफ़ी उत्सुक हैं इसके लिए, वोट कास्ट करने के लिए। स्पेशल माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन है? नहीं, स्पेशल माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये जनरल माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन है। स्पेशल जो बूथ हैं वो अलग से बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये जनरल है, लेकिन जनरल में फैसिलिटी स्पेशल के मुकाबले में बराबर है। अच्छा। तो अभी सर मॉक पोलिंग कितने बजे होगी? मॉक पोलिंग का टाइम तो हमारा 5:30 था, लेकिन एजेंट का वेट करते करते हमें 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। 6 बजे एग्जैक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। तो जब एजेंट आएंगे तभी होगा? हाँ, एजेंट आएंगे। 6 बजे एजेंट नहीं आते हैं तो 6 बजे हम अपने प्रिजाइडिंग अफसर और पीओ तो मैं खुद हूँ, तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को लेके तो हम खुद ऑब्जर्वर भी आते हैं साथ में, तो हम खुद पोलिंग मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। तो आज उम्मीद है कि बहुत अच्छी पोलिंग होगी, और क्या लोगों से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें? नहीं, लोगों से तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वोट कास्ट करें, अपने अधिकार का पूरा उपयोग करें। और वैसे भी लोग काफ़ी उत्सुक हैं, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पोलिंग हो रही है, तो लोगों से यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपना वोट कास्ट करें। नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनेगी, उसके रिकमेंडेशंस को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। भाई, प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को ये बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों की चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं की है, और जम्मू कश्मीर इसका करती है। यहां अरुण साहू जी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा, लेकिन अब सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। खुद बोलते हैं, खुद नहीं कर पाते। कैसे संभव हो जाएगा? जब खुद बोल के नहीं करा पाते, 4 इलेक्शन एक साथ करा देना चारों राज्य का, तो नहीं करा पाए तो संभव कैसे होगा? बीच में मान लो सरकार किसी राज्य में ये स्थिति बनी, या राज्य सेंट्रल में कि मध्यावधि चुनाव कराना है, ये सेंट्रल में मध्यावधि चुनाव होगा तो सारे राज्यों में फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यदि किसी राज्य में सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर से विधानसभा भंग हो गया, तो वो एक जगह चुनाव कराएंगे, 2.5 साल के लिए होगा कि 5 साल के लिए होगा? ये ऐसे सारे सवाल हैं। इतना बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव नहीं है। आपको खबर मिली और क्या एक्शन लिया गया? देखिए, दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 9:10 पे कॉल मिली थी कि बिल्डिंग बापा नगर में कोलैप्स की है। शुरू में 3 गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन ग्रेविटी को देखते हुए जो है इस कॉल की कैटेगरी बढ़ाई गई, सीनियर ऑफिसर भेजे गए थे। तो इसमें जो है 7 लोग हम लोगों ने, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी हेल्प की, और जो ऑफिसर भेजे गए थे उनके सुपरविजन में 7 लोगों को निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया। सर, टोटल कितने लोग अभी घायल हैं और क्या किसी की डेथ हुई है? सर, देखिए, ये चीज़ें ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज वहाँ हॉस्पिटल बता पाएंगे। हमारा काम था
सेफली उनको निकाल के हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए ये सेफली उनको वहाँ हॉस्पिटल भेजा है। कोई अभी और ट्रैप होने की संभावना? अब भी बोला जा रहा है कि एक हो सकता है, लेकिन फिर भी हो ना हो हम लोग पूरा थोरोली चेक करेंगे। जिन्हें तक मलबा हट नहीं जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो क्या प्रोसेस होगा चेक करने का? कोई लाइव डिटेक्टर जो मशीनें होती वो भी लाई जाएंगी? देखिए वो भी चेक हो रहे हैं, इवन स्नीफर डॉग भी आए हैं, उनको भी बुलाया गया था कि वो भी चेक करें। तो साथ में मलबा हटाने का सारे काम जो हो सकते हैं वो हम सारे कर रहे हैं। तो गिरने की वजह क्या रही? पुरानी इमारत थी या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन थी, क्या थी? देखिए काम चल रहा था, इमारत तो यहाँ पुरानी है ही, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन का इस बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग पहुंचे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो चुके थे। क्या पता चला किस तरीके क्या काम चल? आपने बताया काम चल रहा, क्या काम चल रहा है? यहाँ शू मैन्युफैक्चरिंग का काम था इनका। ठीक है को लेकर के इतना अधिक उत्साह है, भारी संख्या में मतदान भी हो रहा है और जिस प्रकार की छुटपुट कहीं कोई वाकयात हुए हैं वो विपक्षी दलों की हताशा का भी संकेत है। सर जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़िंग वोटिंग हो रही है कश्मीर में, किस तरीके से देखते हैं सर? और जिस तरीके से यहाँ पे 370 जो हटाई गई थी उसको देखते हुए सर? नहीं, मैं तो संक्षेप में ये कहूंगा कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने सही माने में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का मेन स्ट्रीमिंग किया है। हमने तो वो जमाना भी देखा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर सारे के सारे नामांकन पत्र रद्द कर देते और सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को बिना चुनाव के अनकंटेस्टेड घोषित कर देते एमएलए। फिर उसके बाद थोड़ा वक्त बदला, 8-10% मतदान होने लगा, सांसद भी बन जाते, विधायक भी बन जाते, सरकारें भी बन जाती। हमने तो एक बार संसद में भी ये कहा था कि कुछ एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। ये मोदी जी ने इस तरह से माहौल खोला है कि कश्मीर हो या जम्मू संभाग हो, हमने डीडीसी के चुनाव में देखा जो पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ, 70-80% तक चुनाव वहां पर मतदान रहा। और हाल ही में हुए लोकसभा में भी लगभग उतना ही जितना औसतन राष्ट्रीय स्तर पर। और आज आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, भारी परसेंटेज, भारी प्रतिशत मतदान होने वाला है। और सबसे बड़ा यही सही माने में उत्सव है लोकतंत्र का, जिसे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उसका एहसास पहली बार जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने करवाया है। एक लोकतांत्रिक आकांक्षा उजागर हुई है, रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन कैंडिडेट की तरफ से भी, क्योंकि एक जमाना था जो कैंडिडेट बनने को कोई तैयार नहीं था कश्मीर घाटी में। आज देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए आ रहे हैं और कितनी भारी संख्या में मतदान करने वाले भी आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक नई ऊर्जा, नई आकांक्षा ने जन्म लिया। खास करके मरोट की इस बिल्कुल रिमोट विलेज के अंदर आज आपकी रैली हुई है और यहाँ पे आपके कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट ने ये सरहद का इलाका है, यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। अलायंस के हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी शाहनवाज जी, नौजवान को पार्टी ने मैंडेट दिया है। और जो माहौल देख रहा हूं मैं, हर जगह लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने, वो सरकार ऐसी सरकार बने जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। और मुझे लगता है कि हमारी जो इंडिया अलायंस का जो हमारा यहाँ गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं ताकि वोट खराब कर सकें। लेकिन यहाँ की जो मतदाता हैं वो इस राजनीति को समझ रहे हैं। यहाँ की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अलायंस को वोट मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट विकास जो ठप पड़ा है, 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, लोग उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर नौजवान लोग बढ़ चढ़कर हमारे अलायंस पार्टीज को जिताएंगे। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ भारी बहुमत से जब रिजल्ट आएगा तो हम जीत कर निकलेंगे। सचिन साहब, एब्रोगेशन 370 के बाद अभी क्या इस अलायंस का एजेंडा है कि 370 को किस तरीके से? हम दोनों पार्टी साथ इसलिए आए क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ बीजेपी एनडीए को रोका जाए और जैसा हमने लोकसभा में लड़ा, हम लोग कामयाब लोग हुए और एनडीए की सरकार जरूर बनी है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। देश भर में ऐसा हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे बंगाल है, चाहे वो राजस्थान है, हर जगह बीजेपी हारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे अलायंस को लोग पसंद करेंगे और बहुमत के साथ। राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब वो कश्मीर आई थी तो एक लोगों को उम्मीद जगी थी। आज नौजवान राहुल जी से जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खतरे पे खेलकर लोगों को जोड़ने का काम किया और उस कठिन समय में यहाँ पर आए, लोगों को साथ रखा और उस यात्रा के बाद एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लोगों को मिली, नौजवानों में मिली है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग वोट मांग भी रहे हैं
कोई ये आश्वासन नहीं दे पा रहा। हमारी मैनिफेस्टो, हमारे जो 5 गारंटी हम लोग दे रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बनने के एकदम बाद हम लोग स्टेट को रिस्टोर करवाएंगे। बीजेपी ये कहने में कतराती है क्योंकि उन्होंने बिना वजह यहाँ के लोगों का जो स्टेटहुड था उसको छीना है और लोग उससे बहुत खफा हैं। देखिए, ये बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होंगे। समय समय पर चुनाव की वजह से योजनाओं की जो निरंतरता है वो बाधित होती रहती थी। उन्हें भी निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सकेगा और इससे भी राजकीय कोष पर काफी जो उसका लाभ है वो कहीं ना कहीं राजकीय कोष को उसका मिल सकेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे समय पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जो जिन अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बल की तैनाती होती है वो भी बेहतर और सुचारू तरीके से इसे किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के ये एक कालजयी निर्णय है और कैबिनेट के इस फैसले से अब यह मार्ग प्रशस्त हो गया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भविष्य में जब होंगे तो एक साथ कराए जाने का रास्ता तय हो गया है। आपको लगता है कि जो अपोजिशन के लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं? देखिए, ये 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया है, 15 पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ रहे हैं। जो राजनीतिक परिदृश्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद की मंजूरी बेहद आवश्यक होगी, लेकिन पर्याप्त संख्या में जो संसद में जो इस बिल को पास कराए जाने की आवश्यकता होगी, ट्रेजरी बेंच उसके लिए सक्षम है। कहा जा रहा है कि जल्दी से रोड आउट किया जाएगा, उस पर अभी सबकी सहमति ली जाएगी। आप लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया था जब सभी राजनीतिक दलों का उस पर विचार मांगा गया था। अभी क्या आपका विचार है? देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी, एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं। एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन।
देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन, जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि, और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। पूरे देश का एक मंतव्य लिया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही है। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर इलेक्शन हो रहे हैं। आप हमें भी जब आप कभी पूछिएगा, भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अक्सर किसी न किसी राज्य में भागता रहता हूं, देश के कोने कोने में। तो हमको भी लगता है यहाँ चुनाव खत्म हुआ तो तक वहां शुरू हो गया, वहां खत्म हुआ यहाँ शुरू हो गया। अपने लोकसभा क्षेत्र में भी कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। तो इस हम जब छोटी से मनोज तिवारी को इतनी बातें समस्या आ रही हैं, तो पूरे देश में एक बार इलेक्शन होने से बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता को भी फायदा होने वाला है। अब जनता रोज ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, वो तो जनता को भी हो गया, देखो भाई एक बार ये इलेक्शन है, हमें जाना है और इसमें इसका केंद्र का यहां वोट देना है, उसी दिन राज्य का इनको वोट देना है, निगम का इनको वोट देना है। कई चीजें आएंगी, अभी ड्राफ्ट हो रहा है, आगे आने दीजिए, मैं तो अपनी जानकारी से बोल रहा हूं। तो इसमें जनता के मत का प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। आज देखिए कितनी खुशी की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में अभी तक 50% वोट हो चुका है। वो लोग जो कहते थे जला देंगे, फूंक देंगे, नदियां बहा देंगे, लालो लाल कर देंगे, वो कहां चले गए। आज लोकतंत्र की विजय हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन
एक बहुत ही अच्छा रास्ता है और मैं सबसे बोलूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके इसका समर्थन करें। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव तो वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर के चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा, तो हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है, एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। और फिर राजनीतिक दल भी कितना खर्चा करते हैं। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्र हित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए, और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाएं। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे, और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं।